हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और इस क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में जो आज का मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो फ्लूइड स्टैटिक्स को ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमेट्री है। ठीक है, मैनोमेट्री है, मैनोमीटर कैसे होता है, कितने टाइप्स ऑफ मैनोमीटर होते हैं, कैसे आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और जो फ्लूइड्स हम मैनोमीटर में यूज करते हैं उसको क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होगी। और इसके साथ लास्ट में जो मैं टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा वो सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। अब आज का जो मेरा ये लेक्चर है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये पूरा मैनोमेट्री, ठीक है, मैनोमेट्री पे क्या है, पूरा डेडिकेटेड है। क्यों डेडिकेटेड है? क्योंकि फ्रेंड्स पहली बात तो हाइड्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोस्टैटिक मैंने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था। हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने आप लोगों को पास्कल लॉ के बारे में पढ़ाया। मैंने उसमें बताया कि पास्कल लॉ का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने प्रेशर से रिलेटेड कि प्रेशर का मैग्नीट्यूड फॉर अ सिंगल पॉइंट या फिर किसी लाइन ऑफ एक्शन में कैसे चेंज हो सकता है वो मैंने आप लोगों को बताया। मैंने बहुत सारे वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाए। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स के बारे में बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसको हम विद द हेल्प ऑफ एक प्लॉट एज अ ग्राफ हम कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन से प्रेशर की एक्चुअली में एप्लीकेशन पार्ट को हम यूज करते हैं, और जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम यूज करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है ना तो जाओ और पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो वीडियो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और यहां पर जो मैनोमेट्री है, फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में बहुत सारे सवाल पूछते हैं इससे। ठीक है, तो मैनोमेट्री से तो बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं या हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो मैनोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हो जाता है जब यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर न्यूमेरिकल की बात जब आ जाती है तो। ठीक है, तो यहां पर जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, यहां पर जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमेट्री, या मैं आपको पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर्स। तो सबसे पहले मैनोमीटर्स पढ़ने से पहले यहां पर मैंने लिखा है मैनोमेट्री। ठीक है, मैंने मैनोमेट्री क्यों लिखा भाई, हम मैनोमीटर्स पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर को समझने के लिए ना बेटा सबसे पहले मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है, ओके, तो जो आपका मैनोमीटर्स होता है ना, मैनोमीटर्स, ठीक है, मैनोमीटर्स ये एक्चुअली में किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनोमेट्री पे काम करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनोमेट्री पर क्या करता है, काम करता है। अब ये मैनोमेट्री क्या होती है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर मैनोमेट्री, ठीक है, METRY, अगर मैं आप लोगों को यहां पर लिख के बताना चाहता हूं कि यार ये मैनोमेट्री क्या होती है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा बस एक यही डेफिनेशन होता है कि मैनोमेट्री इज द फील्ड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द प्रेशर ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड्स। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इट इज द फील्ड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, आप चाहें तो इसको इट इज द फील्ड ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स भी कह सकते हैं, बट इज एज हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, इट इज द फील्ड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी और कैलकुलेट, ठीक है, वी कैलकुलेट द प्रेशर, क्या हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, प्रेशर ऑफ अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, यहां पर देखिए, अब यहां पर मैंने स्पेसिफिकली स्टैटिक फ्लूइड लिख दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैटिक में ही हो, बट अभी हम यहां पर क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स पे बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर अभी यही आपको लिख के कह रहा हूं कि एक ऐसा फील्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसमें हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजर करते हैं, हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। और यहां पर दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जो मैं प्रेशर यहां पर मेजर करता हूं, ये यहां पर गॉज प्रेशर होता है। ये यहां पर क्या होता है, गॉज प्रेशर को हम यहां पर मेजर करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैनोमेट्री में हम क्या, यहां पर जो भी मैनोमेट्री में जो हम यहां पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर हम गॉज प्रेशर को ही यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब गॉज प्रेशर को कैलकुलेट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में P एब्सोल्यूट,
ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पढ़ा था। हमने इसके अलावा क्या पढ़ा था? हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था और हमने गॉज प्रेशर के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? गॉज प्रेशर के बारे में। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो ये दो प्रेशर का क्या होता है? सम के बराबर होता है। ठीक है, और जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट होता है। चाहे आप आइडल गैस इक्वेशन के लिए करें, चाहे आप फर्स्ट लॉ में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए इसकी पढ़ाई करें, चाहे आप एंट्रोपी में या चाहे आप एंथैल्पी पे प्रेशर या ये सब जो आप कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रेशर होता है ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर में डील किया जाता है। लेकिन जब हम हाइड्रोलिक्स के कॉन्सेप्ट में एंटर कर जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट में एंटर करते ही हमारा जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो गॉज प्रेशर पे ज्यादा फोकस्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आसान हो जाता है, इसको स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है। वो इसलिए भी, और दूसरा कारण ये भी है फ्रेंड्स कि अगर मैं टेक्निकल लेवल पे बात करूं तो टेक्निकल लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब मैं बात करता हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, हम इसे एज ए कांस्टेंट डील करते हैं। क्या डील करते हैं? द वैल्यू इज 1.013 बार। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं 101.32 किलो पास्कल। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? एट सी लेवल इसको हम क्या मानते हैं? ये जो कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, और ये कहां पे मानते हैं? सी लेवल पे मानते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में ना फ्रेंड्स ये होता नहीं है कांस्टेंट। ये क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं इतने सारे पैरामीटर्स को यहां पर कंसीडर करूंगा, ठीक है, और उसके बाद में गॉज प्रेशर को भी कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर जो मेरे न्यूमेरिकल्स पोर्शन होते हैं वो बहुत ही लेंथी हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहां पर क्या करते हैं? हम यहां पर गॉज प्रेशर कंसीडर करते हैं। और इसीलिए जो फ्री सरफेस होता है, कोई भी फ्लूइड की जब मैं फ्री सरफेस की बात करता हूं, बहुत ध्यान रखिएगा, मैं फ्री सरफेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, फ्री सरफेस। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस, एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर सरफेस एंड फ्री सरफेस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल देके समझा देता हूं, आपको मैं एग्जांपल देके बता देता हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक या दो कंटेनर है, मैं यहां पर दो कंटेनर की बात कर लेता हूं। एक कंटेनर ये है मेरा और एक कंटेनर मेरा ये है। ठीक है, यहां पर मेरे पास दो कंटेनर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास दो कंटेनर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास फ्लूइड है, यहां पर भी मेरे पास फ्लूइड है, यहां पर भी मेरे पास फ्लूइड है। मैंने सारे डायमेंशन यहां पर सेम ले लिए हैं कि इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ भी क्या है? L होगा। इसका जो विड्थ है वो विड्थ मैंने मान लिया, इसका जो हाइट है वो हाइट मैंने मान लिया, सब कुछ कंडीशन मेरी सेम है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एक जो कंटेनर है ये आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। जो कंटेनर 1 है, यहां पर जो मैं कंटेनर 1 की बात कर रहा हूं, कंटेनर 1 की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस कंटेनर 1 इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और ये जो कंटेनर 2 है, मैं इस कंटेनर को क्या कर देता हूं? मैं इस कंटेनर को यहां से ब्लॉक कर देता हूं, मैं इस कंटेनर को यहां पर ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना फ्रेंड्स, उस केस में जहां पर मैं फ्री सरफेस या अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड यानी कि अपर सरफेस की बात करता हूं, वहां पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। और कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है कि यहां पर जो ये फ्लूइड का ये सरफेस है, ये आपका कहलाता है फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। नो डाउट ये अपर सरफेस तो है, लेकिन ये फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड कहलाता है, क्योंकि जो ये कंटेनर है जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर हमेशा क्या लगता है, इसके फ्री सरफेस पर या इसके अपर सरफेस पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, और इसे मैं कहीं भी मूव करा दूं या एक्सटर्नल कंडीशन को मैं कैसे भी चेंज कर दूं, मैं ये मान के चलता हूं कि इसके अपर सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से जो गॉज प्रेशर की यहां पर वैल्यू आती है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो 0 आती है। यही चीज मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर मैं किसी सरफेस, फ्लूइड सरफेस को फ्री सरफेस मान के चल रहा हूं, तो वहां पर जो उसका अपर लेयर होता है, जो एकदम फ्री सरफेस में जो उसका सबसे ऊपर वाला लेयर होता है फ्लूइड का, वहां पर जो गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है वो 0 होती है।
ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट करता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है 0 है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करते हैं, गॉज प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं तो इस कंटेनर में हो सकता है कि यहां पर एयर हो, और अगर यहां पर एयर है तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां पर कुछ प्रेशर अप्लाई करके या फिर कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल प्रेशर देके इनिशियल स्टेट में मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस केस में यहां पर जो इसके यहां पर एयर है उसके प्रेशर को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, और उस प्रेशर को मान लीजिए कि यहां पर मैंने कर दिया यहां पे 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस बंद कंटेनर को लिया हूं और यहां पर मैंने इसको 100 किलो पास्कल लिया है, तब यहां पर ये जो गॉज प्रेशर है ना फ्रेंड्स, यहां पर अब इस गॉज प्रेशर को मैं 0 नहीं ले सकता। इस गॉज प्रेशर को मुझे विथ रिस्पेक्ट टू दिस एयर भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका अपर सरफेस में और फ्री सरफेस में। जो फ्री सरफेस की बात करूं मतलब इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये जानना आपको जरूरी होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है गॉज प्रेशर। अब मैं गॉज प्रेशर की बातें यहां क्यों करने लगा, हम तो मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट में जा रहे थे, क्योंकि मैनोमेट्री में जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो गॉज प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो गॉज प्रेशर का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहां पे, गॉज प्रेशर जो होता है आपका, गॉज प्रेशर जो होता है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है। अभी हमने देखा फ्री सरफेस पर 0 है। ठीक है, ओके, और पॉजिटिव कैसे होगा कि जो आपका गॉज प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि गॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। जितना ज्यादा डेप्थ होगा, जितना गहराई पे आप जाएंगे, उतना गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और 0 कब होगा, फ्री सरफेस में, फ्री सरफेस में 0 होगा। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होता है फ्रेंड जब आप एक रेफरेंस से यानी कि 0 लेवल से आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। मतलब फ्री सरफेस पर यहां पर तो गॉज प्रेशर 0 है, लेकिन अगर मैं कुछ हाइट ऊपर चला जाऊंगा तो यहां पर जो गॉज प्रेशर की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। कितने मैग्नीट्यूड से, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, वो मैग्नीट्यूड भी होगा रो जी एच, लेकिन यहां पर जो डेंसिटी लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, एयर का लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर ओपन एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारा कौन सा फ्लूइड है, हमारा गैस है। ठीक है, और स्टैंडर्ड गैस कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड गैस है हमारा एयर। तो यहां पर जो गॉज प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। इसीलिए जो मैनोमेट्री में हम प्रेशर मेजर करते हैं, जो मैनोमेट्री में हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो वो जो प्रेशर मेजरमेंट हम करते हैं वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो गॉज प्रेशर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। चलिए, अब यहां पर मैं मैनोमेट्री के बारे में मैंने बता दिया। अब यहां पर मैनोमेट्री को जब हम समझेंगे तो यहां पर फिर हमको हमारे लिए मैनोमीटर को समझना आसान हो जाएगा। यहां पर अब हमको मैनोमीटर को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैनोमेट्री होता है आपका प्रेशर मेजरमेंट, और मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस, मैं लिख सकता हूं प्रेशर मेजरिंग, इट इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है। इट वर्क्स, ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। अब ये किस तरह से एक्ट करता है, मतलब ये पास्कल लॉ के प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है, ये इस तरह से फॉलो करता है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखाना चाहूं तो, कि द प्रेशर, मतलब ये कैसे मेजर करेगा। पहली बात तो जो मैनोमीटर होता है वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये प्रेशर मेजरमेंट कर रहा है किस कॉन्सेप्ट से, मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। भाई कि हम मैनोमेट्री है इसलिए वहां से हम मैनोमीटर लेके आ गए। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है, ये कर रहा है भाई कि ये प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ को फॉलो कर रहा है। अब पास्कल लॉ हमने क्या पढ़ा था, पास्कल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि द प्रेशर, ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, विल बी सेम इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, द प्रेशर मैग्नीट्यूड, यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखना भूल गया, यहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर फॉर 2 पॉइंट्स
पॉइंट्स, ठीक है, विल बी सेम इन द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं 2 पॉइंट्स का प्रेशर मेजर कर रहा हूं तो अगर वो दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर होगी तो उसका प्रेशर सेम होगा। गिवन द कंडीशन, गिवन द कंडीशन, गिवन द कंडीशन क्या होनी चाहिए, गिवन द कंडीशन, गिवन द कंडीशन, द टू पॉइंट्स, द टू पॉइंट्स must be connected, must be connected, must be connected to the same fluid। ठीक है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, देखिए मैनोमीटर आपका प्रेशर मेजर करता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पास्कल लॉ को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, ये पास्कल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करता है, पास्कल लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये किस तरह से प्रेशर को मेजर करता है, ये ऐसे मेजर करता है कि अगर मैं 2 पॉइंट का प्रेशर नाप रहा हूं तो वो दोनों पॉइंट के प्रेशर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जब वो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर होगा और वो दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये पॉइंट जो है ना, यहां पर ये जो फ्लूइड है ये सेम, ये जो 2 पॉइंट्स है वो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर मैं एक और चीज क्या लिख सकता हूं कि प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेप्थ ऑफ द फ्लूइड होगा, डेप्थ ऑफ फ्लूइड। लेकिन कहां भाई, डेप्थ तो या तो नीचे जा रहा है नहीं तो ऊपर जा रहा है, तो डेप्थ ऑफ द फ्लूइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल सी बात यह है कि अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर, और उसका मैग्नीट्यूड घटेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 2-3 पॉइंट को समझ लेना है। अगर आप ये पॉइंट नहीं समझ पाएंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, कि आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे, डेफिनेटली गलत कर देंगे। ठीक है, पहले तो आपको यह समझना है कि 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा, ठीक है, जब वो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हो। और दूसरा, अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं किसी रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस कोई भी मैंने एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लिया, अगर मैं वहां से नीचे जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जा रहा हूं तो प्रेशर घटेगा। बस इतना सा दिमाग में रखो, इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, बाकी जो लोग मैनोमीटर सिखाते हैं ना कि मैनोमीटर ऐसा ही होता है, यूट्यूब जैसा होता है, यू शेप का होता है, ठीक है, उसमें मरकरी होता है, जरूरी नहीं है। मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट, आप ये जो प्रेशर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनोमेट्री में ही आप यूज करें। ठीक है, आप किसी और में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर दी आप, कैसे ऐसे कैसे हम यूज कर देंगे, तो उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। मेरे पास एक बहुत अच्छा सवाल है, तो चलिए मैं सवाल ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर एक सवाल ले लेता हूं, बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ठीक है, देखिए मैं यहां पर एक कंटेनर जैसा बना रहा हूं, स्ट्रेट बन रहा है, ओके ओके। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, ये रहा आपका, ओके, मैं ये डिस्टेंस लिख देता हूं। दो मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, ये हो गया।
कुछ पॉइंट्स में नाम दे देता हूं। 1, पॉइंट नंबर 2, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 3, ये 4 और यहां पर आ गया आपका। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ओके चलिए, तो ये आपका एक डायग्राम है फ्रेंड्स। ओके चलिए, तो मैं इसको समझाता हूं। एक्चुअली ये डायग्राम मैंने क्या बना है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब क्या बनाते रहते हैं, अजीब अजीब सा क्वेश्चन लाते रहते हैं। ये अजीब अजीब क्वेश्चन ही ना फ्रेंड्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत हेल्प करेगा। देखिए मेरे पास एक कंटेनर जैसा है, ये कोई मैनोमीटर नहीं है, ये कोई भी मैनोमीटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो मैनोमीटर बहुत आसानी से बना लेंगे। फिर मेरे को आपको मैनोमीटर का ना न्यूमेरिकल को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बना लोगे। देखिए यहां पर हमारे पास एक प्रेशर गॉज है। क्या है मेरे पास? एक प्रेशर गॉज, ठीक है। और प्रेशर गॉज के अलावा मेरे पास यहां पर 6 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। यहां पर मेरे पास ये 6 पॉइंट्स है। सभी की पॉइंट्स की ना कुछ कुछ आपको डिस्टेंस दी गई है किसी ना किसी रेफरेंस पोजीशंस के साथ, ठीक है। यहां पर जो ये जो लिक्विड है, यहां पर जो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो लिक्विड है ये है वाटर। ये लिक्विड क्या है हमारा? वाटर है। और ये जो फ्री स्पेसेस है ऊपर देखिए, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर ये वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका क्या भरा हुआ है? यहां पर आपका एयर भरा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस है, ठीक है, यहां से लेकर आपका यहां तक ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका, ये एरो का मतलब ये है कि ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इसको बताऊं तो अगर मैं ये एरो आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर ये शो कर रहा है कि भाई दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉइंट्स और इस गॉज, देखिए गॉज प्रेशर क्या होगा, यहां पर कुछ प्रेशर की वैल्यू डिटेक्ट कर रहा होगा। भाई प्रेशर गॉज का मतलब क्या होता है? प्रेशर गॉज का मतलब वही होता है कि भाई जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर को मेजर करे, ठीक है ना। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर प्रेशर, दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या मेजर करता है? ये प्रेशर को मेजर करता है। तो अगर ये प्रेशर को मेजर करता है तो यहां पर भी कुछ प्रेशर की रीडिंग आ रही होगी, ठीक है। और यहां पर जो रीडिंग आ रही होगी ये गॉज प्रेशर की ही वैल्यू होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स पर मुझको गॉज प्रेशर की वैल्यू बतानी है और ये जो प्रेशर गॉज है यहां पर भी जो प्रेशर की रीडिंग आ रही है उसको आपको बतानी है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, हम यहां पर स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, हम यहां पर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर जो पहला पॉइंट है, अगर आप पॉइंट नंबर 1 को देखें, अगर आप पॉइंट नंबर 1 को देखें तो ये जो पॉइंट 1 है ये कहां पर है? भले ये कोई फ्लूइड है, ये वाटर है, लेकिन ये क्या है? ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। अगर ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो मैं अगर P1 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि P1 जो है मेरा क्या है? गॉज प्रेशर है। सारे के सारे वैसे गॉज प्रेशर है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको गॉज प्रेशर की वैल्यू मेजर करनी है, तो P1 आपका गॉज प्रेशर हो गया। और ये जो 0 हो गया वो इसलिए हो गया क्योंकि इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई पॉइंट ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है तो वहां पर जो उसकी प्रेशर की वैल्यू होती है, गॉज प्रेशर की वैल्यू, कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। नाउ अब आप किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, आप चाहे तो पॉइंट 2 पे जा सकते हैं, पॉइंट 5 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं पॉइंट नंबर 6 पे चला जा रहा हूं सबसे पहले। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 1 के बाद 2 ही निकालूंगा, मैं पॉइंट नंबर 6 पे चला जाता हूं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये दिखता रहे। अब अगर मैं पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट नंबर 6 में क्या होगा? यहां पर जितना प्रेशर है, यानी कि पॉइंट 1, अब उससे हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं यहां पर P6 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? P1, जितना प्रेशर P1 पे था, प्लस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू H, ठीक है। क्यों? क्योंकि गॉज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? ρgh होती है। हमने प्रीवियस क्लास में इसको कैलकुलेट किया था। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? P1 की वैल्यू 0 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू ये हाइट कितनी है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 49050 पास्कल, ठीक है। ये कितना हाइट, ये कितना पास्कल हो जाएगा? मतलब प्रेशर एट 6 की वैल्यू क्या आ गई? प्रेशर एट 6 की वैल्यू आ गई 49050 पास्कल। आप यहां पे इजी कैलकुलेशन के लिए अभी 10 भी लिख सकते हो। देखो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, तो अभी आप यहां पे ये मत देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये वाला प्रेशर मैंने कैसे कैलकुलेट कर लिया।
तो ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया और इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 0.2 का प्रेशर निकालना चाहता हूं। अब मैं किसका प्रेशर निकालना चाहता हूं, 0.2 का प्रेशर निकालना चाहता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 0.2 का प्रेशर निकालना चाह रहा हूं तो मेरे पास रेफरेंस क्या है, मेरे पास रेफरेंस 1 है। हाँ, आप रेफरेंस 6 को भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास यहां की प्रेशर की वैल्यू निकल चुकी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इजी कैलकुलेशन चाह रहा हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट वे से करूंगा। तो अगर मैं P2 की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, P2 की वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर एट 1। अब यहां से हम कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस रो जी एच। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो P1 की वैल्यू है 0 माइनस 1000 इंटू 9.81 नहीं लेता मैं, इसको 10 ले लेता हूं, 10 इंटू 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4, यानी कि 20,000। ये भी किस में आ रहा है, माइनस, ये किस में हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा। मतलब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये कैसी आ रही है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है। यहां पर ये वैल्यू कैसे आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी। तो एक चीज आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा कि आपकी गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो आपके पास P2 का प्रेशर आपके पास निकल गया, यहां का प्रेशर आपके पास कितना आ गया, 20,000 पास्कल, और वो भी किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर यहां पर P2, अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर मेरे प्रेशर की जो वैल्यू मैंने निकाल ली है वो अगर -20 किलो पास्कल है, ठीक है, तो यहां पर जो गॉज प्रेशर है ना, जो यहां पर जो प्रेशर गॉज है, यहां पर जो रीडिंग, यहां पर ऐसे करके रीडिंग शो कर रहा होगा, एक ऐसा एरो होगा, वो कैसा होगा, एक मीटर होगा, ऐसे रीडिंग शो कर रहा होगा। तो यहां पर भी जो प्रेशर होगा वो -20 किलो पास्कल ही आपका शो करेगा। अब ये मत बोल देना कि सर यहां से तो एयर हो गया तो वहां तो हम 0 ले लेंगे, नहीं, इसको हम 0 नहीं ले सकते। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, क्यों 0 नहीं ले सकते, क्योंकि भाई यहां पर ये पैक्ड है, ये ओपन टू दी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर ये ओपन टू दी एटमॉस्फेयर नहीं है और यहां पर सिर्फ एयर है, तो जितना प्रेशर इसके इस फ्री सरफेस यानी अपर सरफेस में होगा, उतना ही क्या होगा, ये प्रेशर गॉज की भी उतनी ही रीडिंग शो करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पोर्शन एयर से कनेक्टेड है तो जहां तक एयर फैला हुआ है वहां तक उसका सेम प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो प्रेशर गॉज है उसकी रीडिंग भी कितनी होगी, 20 किलो पास्कल। तो चलो हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट का हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू यानी कि गॉज प्रेशर की वैल्यू निकल गई। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, अब मैं इधर आ जाता हूं, इधर आके अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू P3 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो चलो P3 के लिए मैं क्या करूंगा, P3 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस P1 से ही मैं ऊपर जा रहा हूं, P1 से ऊपर जा रहा हूं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, P1 माइनस रो जी एच। ठीक है, अब रो जी एच क्या हो जाएगा, यहां पे P1 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, -9810 पास्कल हो जाएगा, या फिर 9.81 किलो पास्कल। तो यहां का जो प्रेशर निकल के आया ये भी कितना हो गया, 9.81 किलो पास्कल हो गया, यानी कि P3 की वैल्यू भी यहां पर मेरे की क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है। अब अगर मैं P4 देना चाहता हूं तो थोड़ी देर के लिए सोचो, ठीक है। अब ये जो हाइट है देखो, ये 1 मीटर है और ये पूरा 6 मीटर है और ये 5.5 मीटर है, तो ये कितना मीटर हो गया, ये आपका हो गया 0.5 मीटर, ये आपका हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इससे नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे ना, P3 निकाल लिया तो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, -9810 प्लस 1 यहाँ पे एयर का इंटू क्या करेंगे, 9.81 इंटू आप क्या कर देंगे 0.5, यही करेंगे ना आप लोग, नहीं, यहां पर अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना बेटा तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों के सामने लाता हूं, कॉन्सेप्ट हिलाने वाले क्वेश्चन है, ये सब हॉट क्वेश्चन है, हॉट मतलब गरम नहीं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ते थे ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, दीज आर द काइंड्स ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा रीजन 3 से लेकर 4 तक ये किससे कनेक्टेड है, एयर से कनेक्टेड है या नहीं। तो जब भी ये एयर से कनेक्टेड होगा ना फ्रेंड्स, तो जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना ही प्रेशर P4 में होगा। तो P4 की वैल्यू भी यहां पर किसके बराबर हो जाएगी, P3 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर P4 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9810 पास्कल के बराबर हो जाएगी।
अगर आप P4 अब कैलकुलेट कर लिए हैं, मतलब यहां पर मेरे पास किसकी किसकी वैल्यू आ गई, 3 की भी आ गई, 4 की भी आ गई, तो अब मैं यहां पर P5 की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो यहां पर जो P5 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, P4 प्लस, अब यहां पर कौन सा फ्लूइड है, वाटर है ना, अब यहां पर हमारा लिक्विड आ गया है ρGH। तो यहां पर देखो मैं ऊपर जा रहा हूं यार, ये क्या आ गया, ये आ गया -9810 प्लस 1000 इंटू 9.81। आप ऐसा करो ना यार, इसको थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ना इसको इजी कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इजी कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं 10,000 मान लेता हूं। तो 10,000 ये माइनस में प्लस 1000 इंटू 10 कर देता हूं इसको, बार बार आदत हो गई है ना, आदत हो गई है, आदत से मजबूर है हम लोग, लाचार लोग हैं। इंटू 10 इंटू ये हाइट कितना है 5.5, तो ये कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है -10,000 प्लस 55,000, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, प्लस 45,000 पास्कल, ठीक है। तो यहां की भी प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, 45 किलो पास्कल। तो इस डायग्राम से हमने क्या किया, ये एक ऐसा डायग्राम था, यहां पर देखिए कहीं भी मैंने मैनोमीटर बोला क्या, कहीं भी मैंने बोला क्या मरकरी घुसाया हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने बहुत बखूबी तरीके से किसका यूज किया, पास्कल लॉ का यूज करके। मैंने पास्कल लॉ का यूज करके क्या किया, यहां पर जितने भी पॉइंट्स थे, इनफैक्ट यहां पर जो प्रेशर गॉज था उसकी भी रीडिंग आपको बता दी। तो जो एक्चुअली जो मैनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो ये है प्रिंसिपल मैनोमेट्री का। इस प्रिंसिपल का यूज करके क्या हम यूज करते हैं, इस प्रिंसिपल का यूज करके हम मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। मैनोमेट्री का प्रिंसिपल यूज होता है और वहां पे फिर मैनोमीटर्स में हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। तो इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, वो किसका आता है, वो आता है मैनोमीटर्स का, ठीक है। यही हमारा मैनोमीटर का आता है। तो अभी हमने बताया कि मैनोमीटर्स क्या होता है, मैनोमीटर्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। प्रेशर एक 2 पॉइंट बराबर होंगे जब वो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर होंगे, और क्या होगा, सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होगा, ठीक है। तो आपका एक सिंपल सा मैनोमीटर मैं बता देता हूं, कुछ इस टाइप से होता है आपका मैनोमीटर, एकदम अभी मैं क्या है ना रफ डायग्राम बना रहा हूं, रफ 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 चॉप 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 चॉप, ठीक है। तो रफ डायग्राम बना देता हूं, लो भाई कुछ इस टाइप से आपका क्या मैंने एक मैनोमीटर बना दिया, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि एक यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, ये की ऐसा है एक यूट्यूब मैनोमीटर है, ये सभी आप लोगों को पता है, इस टाइप का कुछ मैनोमीटर होता है, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर हम जो यूज करते हैं, तो मैनोमीटर क्या होता है, 2 पॉइंट्स को क्या करता है, 2 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैनोमीटर होता है, यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इस टाइप से आपको दिया जाता है ना, ये पाइप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये मान लीजिए ये पाइप दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं पता है फ्रेंड्स, इसको हम लिम्स कहते हैं, लिम्स ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। इसको हम यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। क्यों इसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो यू के फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं ये यू जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। ये बहुत बेसिक है, अभी इतना बेसिक मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं लेफ्ट लिम्ब कह सकता हूं, ठीक है भाई, ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लिम्ब है, ठीक है। और इसको मैं राइट साइड कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, राइट लिम्ब कह सकता हूं, क्योंकि राइट साइड में है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जो आपके पाइप्स होते हैं, तो पाइप में क्या फ्लो होता है, पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो होता है, पाइप में क्या होता है आपका फ्लूइड फ्लो होता है। तो ये जो फ्लूइड्स आपके फ्लो होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है वहां पर प्रेशर मेजरमेंट का या आपका इनफैक्ट मैनोमीटर के हेल्प से हम डिस्चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को भी मेजर करते हैं, लेकिन वो हम डायनामिक्स पार्ट में डील करेंगे, अभी नहीं। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, तो उसके हम सेंटर पॉइंट पर, ये पाइप का क्या है सेंटर पॉइंट है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो यहां पर यूज होता है, जो प्रेशर मेजरमेंट को करने के लिए काम आता है, वो हमारा जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड होता है हमारा मरकरी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई मरकरी यूज क्यों होता है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई क्या कारण है कि हम मरकरी को यूज करते हैं, क्या कारण है कि जो हम लोग ये मैनोमीटर्स होता है उसमें मरकरी यूज करते हैं, क्या कारण है जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी को यूज करते हैं। अब आप बोल देंगे सर कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, अरे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के ही मैं कॉन्सेप्ट पर यहां पर मरकरी को यूज नहीं करता फ्रेंड्स। मैं मरकरी को यूज करता हूं क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो मैनोमीटर होता है वो हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, इट इज यूज फॉर हाई प्रेशर
मेजरमेंट, हाई प्रेशर मेजरमेंट। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं बहुत ही हाई प्रेशर को यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर बहुत हाई प्रेशर को मेजर करना चाहता हूं तो मैं एक ऐसा फ्लूइड यूज करूंगा जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं हाई प्रेशर मेजरमेंट करना चाहता हूं, और ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर तो मेरा गॉज प्रेशर है, ये प्रेशर तो मेरा गॉज प्रेशर है, मतलब यहां पर फॉर्मूला तो मेरा ρgh ही लगेगा, चाहे ऊपर जाऊं चाहे मैं नीचे जाऊं, गॉज प्रेशर तो ρgh लगेगा। जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि पृथ्वी में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ पृथ्वी तो भाई इतनी एक्सेलरेशन से आपको खींचेगी। जो h है भाई मैनोमीटर ऐसा तो नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मैं h को भी तो इंक्रीज कर सकता हूं। भाई h को कितना बड़ा बनाओगे, है ना, मीटर बड़ा ऊंचा बनाओगे क्या, है ना? ऐसा तो नहीं कि 5 मीटर का लिंब बना दिए, है ना, तो मेजर करते रह जाना फिर, है ना, तो इतना आसान नहीं होता है। तो बेटर ये है कि मैं एक ऐसे फ्लूइड को यूज करूं जिसकी डेंसिटी क्या हो, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो। तो अगर किसी फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है, तो हमारी नजर में एक ही ऐसा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है और वो क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है, मरकरी का जो आपका डेंसिटी होता है, मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। किसकी डेंसिटी, मरकरी की। और ये जो वैल्यू है कभी भी आपको एग्जाम में नहीं दी जाती है, वो ये मान के चलते हैं कि आपको ये वैल्यू पता होगी जरूर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो मैंने कारण बताया ना, ये भी एकदम टेक्निकल लेवल पे बकवास कारण है। आप बोलोगे सर टेक्निकल लेवल पे बकवास है तो आप सिखा क्यों रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या है ना, ये कारण हो सकता है लेकिन मैं इसे सेकेंडरी कारण मानता हूं। मैं इसे क्या मानता हूं, सेकेंडरी कारण मानता हूं। जो मेरा प्राइमरी कारण है जिसकी वजह से मरकरी यूज हो सकता है, भाई हो सकता है ऐसे और भी फ्लूइड हो जिसकी डेंसिटी क्या हो, मरकरी से ज्यादा हो, लेकिन मरकरी का एक बहुत अच्छा बात यह है कि इस मरकरी का दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी इज वेरी लो। सांस ले लो, पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। अब भाई वेपर प्रेशर लो होता है, समझ गए भाई, लिख दिया सर आपने, वेपर प्रेशर लो होता है। क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो क्या होता अगर वेपर प्रेशर हाई होता, हमको क्या मतलब, हमको तो पता ही नहीं सर वेपर प्रेशर क्या होता है, लो या हाई, हमको कैसे समझ में आएगा। देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास घर में, आपके पास होगा ही घर में आपके पास गंजी होता है, पानी गर्म करते हो, ठंड का मौसम में पानी तो गर्म करके ही नहाते होगे। तो मम्मी आपकी बोलती है बेटा अरे जल्दी, अरे जा जल्दी नहा ले, कब से पानी गर्म कर रहा है, पूरा भाप बन गया, पूरा उड़ रहा है पानी। मतलब आपकी मम्मी ये बोलती है कि भाई नहा ले, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है। तो आपका जो पानी होता है, मैं सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे फ्लूइड होती है, पर नहाते तो पानी से ही हो। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आपका जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है। भाई पानी, अगर मैं यहां से हीट सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं हीट सप्लाई को ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पूरा हीट सप्लाइड नहीं लिखूंगा मैं, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाएगा जहां पर टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, इसका फेज चेंज होने लगेगा। क्या चेंज होने लगेगा, फेज चेंज होने लगेगा। ठीक है, जब इसका फेज चेंज होने लगेगा तो ये जो वाटर है ये क्या होने लग जाएगा, ये वेपराइज होने लग जाएगा। ये क्या होने लग जाएगा, वेपराइज होने लग जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत जवाब। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ध्यान से समझिए, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इनकंप्लीट स्टेटमेंट है। द कंप्लीट स्टेटमेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब आप बोल दिए सर अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे 100 डिग्री सेल्सियस, आप बोल दिए गलत है। गलत नहीं है बेटा, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है मैं बताता हूं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ऊंचाई वाली जगह पर, अगर आप पहाड़ में, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जब आप खाना पकाते हो तो ज्यादा देर तक पकाना पड़ता है। ये ज्यादा देर तक पकाना पड़ता है का कारण क्या है बेटा? ज्यादा देर तक पकाना पड़ता है का कारण ये है कि जैसे जैसे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, जो प्रेशर उस पर लग रहा है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे कम होता है। उड़ गया ना ऐसे करके, सब चला गया, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने का। देखिए हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी में कितना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो भाई मेरे ऊपर, इस बॉटल के ऊपर, आपके पेन के ऊपर, इस कैमरे के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, सबके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। तो अगर मैं पानी उबाल रहा हूं तो वहां पर भी क्या हो रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक ऐसे ग्रह पे चला गया, मान लीजिए कि मैं एक ऐसे ग्रह पे चला गया जहां पर जिंदगी है, जिसको मैं लिखता हूं अर्थ 2.0। मान लीजिए कि इस ग्रह का नाम है अर्थ 2.0। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, बट यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 बार नहीं है, ये यहां पर 2 बार है। 2 बार है, 2 बार यानी कि 200 किलो पास्कल है। समझ जाइए थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूं। मैं एक दूसरे ग्रह पे चला गया जहां पर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 किलो पास्कल है। तो वहां पे अगर मैं पानी उबालूंगा ना बेटा, वहां पर अगर मैं पानी उबालूंगा तो वहां पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं उबलेगा बेटा। वहां पर जब मैं पानी उबालूंगा, ठीक है, उस ग्रह के लोग जब पानी उबालोगे ना, उस ग्रह के लोगों से जब आप पूछोगे ना भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उबल नहीं रहा है, तो बोलेंगे अरे बहुत पगले, 100 डिग्री में थोड़ी ना उबलता है, ये तो मेरा उबलेगा 120 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली यहां पर जो बॉइलिंग, एक्चुअली में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो ये जो वेपराइजेशन का जो फिनोमिना होता है, ये डिपेंड करता है कि फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड पर प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि अपर सरफेस ऑफ द फ्लूइड पर प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है। अगर ये प्रेशर की वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं और आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग 4 किलो पास्कल, ठीक है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो 100 किलो पास्कल का है, तो 100 किलो पास्कल में 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं 4 किलो पास्कल में चला जाऊं तो 4 किलो पास्कल प्रेशर पे पानी 20 डिग्री सेल्सियस में ही उबल जाएगा, पानी 20 डिग्री सेल्सियस में ही उबल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको इतना नॉलेज कैसे है? नेट से देख क्या है? नेट से देख के नहीं आया हूं, 60 रुपए का स्टीम टेबल खरीदे हो, स्टीम टेबल पे देखना, स्टीम टेबल पे वो वैल्यू आपको दी गई है, आप लोग कभी समझ नहीं पाए उस चीज को, ठीक है। आप देखना 2 बार में जो टेम्परेचर है 120 डिग्री दिखाएगा, 4 किलो पास्कल में आपको 20 डिग्री दिखाएगा। देखना आप इस चीज को, स्टीम टेबल यही तो बताता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज बताता है, पर ये भी एक उसका मेन ऑब्जेक्टिव है बताने का। तो कुल मिला के मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं कि जो यहां पर कोई भी फ्लूइड होता है, जिस भी फ्लूइड का आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, आपका वेपर, यहां पर मैंने क्या लिखा था? मैंने देखिए मरकरी के लिखा था कि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। तो जिस भी फ्लूइड का वेपर प्रेशर वेरी हाई होगा, जिस भी फ्लूइड का वेपर प्रेशर हाई होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। वो क्या होगा? इट विल वेपराइज मोर इजीली। बस अभी आप इतना ध्यान रखें, इट विल वेपराइज मोर इजीली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पानी जो होता है, पानी का अगर मैं प्रेशर कम करता जाऊंगा ना, पानी का एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, वाटर भी हम यूज कर सकते थे, वाटर भी तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, लेकिन वाटर का जो वेपराइजेशन प्रेशर होता है, वेपराइजेशन प्रेशर मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये जो वाटर का होता है कंपेयर टू मरकरी बहुत ज्यादा होता है, कंपेयर टू मरकरी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं मैनोमीटर यूज करता हूं, अगर मैं वहां पे वाटर यूज करूंगा और गलती से भी वहां का प्रेशर अगर कम हो गया, जो उसका वेपर प्रेशर है कम हो गया, तो वाटर वहां पर क्या होने लग जाएगा? वेपराइज होने लग जाएगा। और अगर वो वेपराइज होने लग जाएगा तो करेक्ट रीडिंग मुझे मिल ही नहीं पाएगी ना, और करेक्ट रीडिंग मिल नहीं पाएगी
तो मैं करेक्ट गॉज प्रेशर की वैल्यू वहां पर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना जान लीजिए कि वेपर प्रेशर जो आपका मरकरी का होता है, वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी, मेरे को थोड़ा याद करने दीजिए, आई थिंक ये 8.5 किलो पास्कल होता है, 8.5 किलो पास्कल, जो कि बहुत लो होता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ओवरऑल आप मान लीजिए कि लगभग कितना ही होता है, 8-9 तक होता है ये। ठीक है, लगभग मेरा अनुमान है ये। ठीक है, मेरा अनुमान बोलने से ना आदमी बच जाता है, एकदम बैकफुट पे आ जाता है, मेरा अनुमान है, गलत भी हो जाएगा तो हम सर को क्या बोलेंगे, सर ने तो अनुमान बोल दिया था। ठीक है, मैं बहुत स्मार्टली खेलता हूं बेटा। तो यहां पर 8.5 किलो पास्कल में क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है ये मरकरी का। तो इतना कम वेपर प्रेशर है। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर इससे कम होगा तो ही मेरा मरकरी क्या होगा, वेपराइज होगा। और हमारे ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर तो 100 किलो पास्कल का लग रहा है ना जी। तो जब मेरे ऊपर 100 किलो पास्कल का प्रेशर लग रहा है और मरकरी 8.5 किलो पास्कल या उससे नीचे वेपराइज होगा, तब तो ये कभी वेपराइज होने ही नहीं वाला। तो ये जो पॉइंट है कि भाई मरकरी में जो मैनोमीटर में जो मरकरी यूज होता है, उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो बहुत कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका गेट आईएएस लेवल पे तो पूछा ही जाता है, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे ना, आपसे जरूर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आ रहा कॉन्सेप्ट कि भाई मैनोमीटर में हम मरकरी यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ठीक है, जब वो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होगा, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया है, अभी एक न्यूमेरिकल देता हूं, बन जाएगा। चलो भाई, न्यूमेरिकल रखा हूं मैं अपने पास, एकदम न्यूमेरिकल लेके घूमता हूं। डायग्राम बना लेंगे आप लोग, इसको अच्छे से देखिए, नोट डाउन अच्छे से करेंगे सब आप लोग। ठीक है, नोट डाउन एकदम अच्छे से करेंगे। ओके, ये आपका एक मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर जैसा है। ठीक है, यहां पर मैं 2 फ्लूइड भर देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक फ्लूइड कौन से ले लूं, ये येलो कलर में ले लेता हूं जी। तो यहां पर आपका फ्लूइड ले लेता हूं, यहां पर आपका एक फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी आपका सेम फ्लूइड है, यहां पर भी आपका सेम फ्लूइड है, मैं सब बता दूंगा कौन सा फ्लूइड है। ठीक है, चलिए, और यहां पर कोई दूसरा फ्लूइड हो जाता है, तो मैं दूसरे फ्लूइड के लिए ये रख देता हूं। ठीक है, ये अलग फ्लूइड। डायग्राम सुंदर दिखना चाहिए, डायग्राम सुंदर दिखने से न्यूमेरिकल बनाने का भी अलग ही मजा है। ठीक है, अब चलिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कुछ आपको डायमेंशन दे देता हूं। यहां पे टोटल ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर कोई लाइन ऊंची नीची टेढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, ये आपका, उसके बाद ये भी आपका, ये एक हो गया मैनोमीटर का दूसरा लिंब का, और ये आपका हो गया यहां से लेकर ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पर आपके पास एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर में जो ये येलो वाला जो फ्लूइड है, ये आपका जो येलो वाला फ्लूइड है, ठीक है, यहां पर जो येलो वाला फ्लूइड है, ये आपका है मरकरी।
यहां पर भी ये क्या है, यहां पर भी आपका है मरकरी। यहां पर एक ऑयल है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका एक ऑयल है। चलिए ठीक है, इस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है 0.8 और यहां पर कुछ सेंटीमीटर दे दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर। जो ये पॉइंट बी है ये ए से 20 सेंटीमीटर नीचे है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो भी 20 सेंटीमीटर है और यहां पर ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो फ्लूइड है आपका मरकरी है और वहां पर ऑयल है। ठीक है, ये मेरा सवाल है, एक मैनोमीटर है। ठीक है, मैनोमीटर का आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, लेफ्ट लिम्ब है और ये क्या है, ये एक राइट लिम्ब है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे पीए माइनस पीबी यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी की वैल्यू बतानी है। ये एक बड़ा इजी सा सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 मिनट के लिए पहले तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करो पीए माइनस पीबी की वैल्यू आपकी कितनी सही आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखो कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो मेरे वैल्यू से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं यहां पे रखता हूं। सबसे पहले अगर मुझे पीए माइनस पीबी लेना है तो मैं कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। क्या करता हूं, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया ए को, मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट किसको ले लिया, मैंने ए को ले लिया। अब यहां पर जो कुछ पॉइंट्स है, मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट्स है इसको मैं लिख देता हूं ए, ये बी है तो मैं इसको लिख देता हूं सी, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं डी, यहां पर मैं लिख देता हूं ई और यहां पर तो आपका बी है ही। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है, पीए माइनस पीबी निकालना। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि प्रेशर एट पॉइंट ए, ये हमको दिया नहीं गया है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए को मैं पीए कंसीडर कर लेता हूं। तो पीए की क्या वैल्यू है, इट इज प्रेशर एट पॉइंट ए। ये क्या हो गया, प्रेशर एट पॉइंट ए हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे बी तक जाना है तो मैं डायरेक्टली बी तक नहीं जा सकता, मुझे स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, मैनोमेट्रिक लिम्ब के हिसाब से स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं ऊपर जा रहा हूं। कितना ऊपर जा रहा हूं, 20 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे प्रेशर का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो चलो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर जाके मैं सबसे पहले पॉइंट सी पर जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया पीसी। ठीक है, मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, पीसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो पीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो यहां पर ये हो जाएगी पीए माइनस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ये एच क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसी की वैल्यू हो जाएगी पीए माइनस 13,600 इंटू यहां पर जी की वैल्यू मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेता हूं इंटू 0.2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं यहां पर अपना कैल्सी तो नहीं लाया हूं बेटा, थोड़ा कैल्सी ला देंगे क्या, कैल्सी ला दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए जब तक कैल्सी आ रहा है मेरे पास, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। यहां पर जो मैं प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यहां पर जो मैंने ये पीसी को कैलकुलेट कर रहा हूं, ये जो पीसी जो मैं वैल्यू लाऊंगा, अब आप ध्यान से समझिए, इसको मैं यहां तो ये या तो मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्टली डी तक जा सकता था, पर मैं डी तक क्यों नहीं गया, क्योंकि देखिए अगर मैं पीसी की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट सी की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर चल रहा हूं, तो यहां पर क्या है, इस इंटरफेस में आपका मरकरी भी है और ऑयल भी है ना। लेकिन जब मैं इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन पर पहुंच रहा हूं, ठीक है, थैंक यू, अगर मैं इस डायरेक्शन पे पहुंच रहा हूं तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरा सिर्फ और सिर्फ मरकरी है। और पास्कल लॉ में हमने क्या बोला था, पास्कल लॉ में हमने बोला था कि दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कब सेम होगा, जब वो दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होंगे और वो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होंगे। तो क्या यहां पर पॉइंट सी सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है क्या, जो यहाँ का जो पॉइंट है, नहीं है ना। इसलिए हमें पहले प्रेशर एट पॉइंट सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद डी पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो पीसी की वैल्यू है मैं लिख देता हूं, यह आएगी पीए माइनस 13,600 इंटू 9.81 इंटू, सॉरी इसको मैं 10 लिया था तो इसको 10 ही ले लेता हूं, 10 इंटू 0.2, तो ये मेरी आएगी 27200, 27200, ये कितनी आ जाएगी, पास्कल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैंने सी की वैल्यू प्रेशर एट पॉइंट सी को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों ऊपर जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं पीडी की वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, पीडी की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब पीडी की वैल्यू निकालने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, सी से ऊपर जाना पड़ रहा है, सी से ऊपर जाना पड़ रहा है। तो देखो पीडी की वैल्यू क्या होगी, पीसी माइनस
रो जी एच। ठीक है, हमारा गॉस प्रेशर का जो फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, पीसी की वैल्यू क्या है, ये है PA माइनस 27200। ठीक है, ये क्या हो जाएगी माइनस, अब यहां पर देखिए यहां पर कौन सा फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है वो ऑयल है। ठीक है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है कितनी, 0.8। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी 0.8 इंटू 1000। तो ये क्या हो गई 800 क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्यों केजी पर मीटर क्यूब भाई, क्योंकि ये डेंसिटी मैंने निकाला है। और दूसरी चीज मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जब मैंने रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि वहां पर ये जो डेंसिटी होती है, जो अगर मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की होती है कि नहीं होती है। तो वाटर की डेंसिटी होती है, तो यहां पर जो रो की वैल्यू मैं यूज करूंगा वो क्या करूंगा 800 इंटू 10 लिख देता हूं जी की वैल्यू, और एच की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 0.05 मीटर। मेरे को सब कुछ ऐसा यूनिट पे लिखना है। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये मेरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही है पीडी की, जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है PA माइनस 26800। ये क्या आ रहा है पास्कल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया पीडी आ गया। अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस वैल्यू को मैं कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहां पर कॉपी कर ले रहा हूं। छोड़िए, मैं इसको यहां लिख ही देता हूं। ठीक है ना, कभी कोई टेक्नोलॉजी भी परेशान कर देती है, क्या कर सकते हैं। तो यहां पर जो मेरी PD की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी PA माइनस 26800 पास्कल। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आई। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा ध्यान से देखिए, जो PD है इसको मैं यहां पर अगर मैं प्रेशर एट E कैलकुलेट करना चाहता हूं, प्रेशर एट E, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर एट D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लग सकता, मैं देखिए क्यों लिख सकता हूं मैं बता रहा हूं। देखिए प्रेशर एट D जो है, अब यहां से मैं सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जा रहा हूं, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जा रहा हूं, तो E पे पहुंच जा रहा हूं। प्रेशर एट D और E, देखो D और E दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, दोनों आपके ऑयल से कनेक्टेड है और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर हैं। तो यहां पर प्रेशर एट D E के बराबर हो जाएगा, और मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा पास्कल्स लॉ, बाय द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। तो PD जो PE की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी PA माइनस, ठीक है, PA माइनस ये आपकी हो जाएगी 26800, ये क्या हो जाएगी पास्कल। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं यहां से क्या कर सकता हूं, अब डायरेक्टली मैं इस पॉइंट बी का क्या लिख सकता हूं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एट C प्लस, यहां पे अब मैं क्या करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा हूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो प्रेशर मेरा क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर मैं PV लिखना चाहता हूं तो PV क्या हो जाएगा PE प्लस आपका रो ऑफ मरकरी इंटू G इंटू ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ये क्या है PA, ठीक है, तो ये PB की वैल्यू आ जाएगी PA माइनस 26800, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है आपका मरकरी है 13600 इंटू 10 कर देते हैं, और यहां पर हाइट देखिए, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट यहां पर आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 45 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे 45/100, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको 0.45 भी लिख सकते हैं। तो जो PB की वैल्यू आ जाएगी, PB की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी PA प्लस यहां पर मैं लिख देता हूं PA प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 13600 इंटू 10 इंटू 0.45 30, ये आ जाएगा 34400 पास्कल। ठीक है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट यहां पे तो अगर मैं यहां पर, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको क्वेश्चन में बोला था भाई PA माइनस PB निकालना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला था कि PA माइनस PB की वैल्यू निकालना है, तो PA माइनस PB के लिए क्या होगा PA माइनस PB, ये क्या हो जाएगा -34.4 किलो पास्कल
हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो ये वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, अगर मैं इसको पीबी माइनस पीए करूं तो ये पॉजिटिव 34.4 किलो पास्कल आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट आपका किसका, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका मैनोमीटर का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैनोमीटर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, ऐसी कॉन्सेप्ट आता है आपका। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट में आपका जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वहां पर प्रेशर सेम होगा अगर वो दोनों पॉइंट्स सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होंगे। अगर आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, आई होप इसको मेरे को पढ़ा देना चाहिए जी, जरूरी है, हालांकि बहुत ज्यादा पूछता नहीं है बट फिर भी मैं इसको पढ़ा देता हूं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। आज आप लोगों का मैनोमीटर का ये जो टॉपिक है मैं ये खत्म ही करा दूंगा। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। अब ये सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर क्या होता है, देखिए मैनोमीटर के बारे में मैंने बताया कि मैनोमीटर क्या होता है, उसमें लिम्ब होते हैं, उसमें आप क्या फ्लूइड यूज करते हैं और फ्लूइड के थ्रू आप प्रेशर मेजरमेंट को आप क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी की मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या होगा, द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट हैड मेजर्ड the extent of output had measured in the manometer for a pressure input ठीक है, in input limb of the same manometer is known as the sensitivity of मैनोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिए। क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैनोमीटर है, एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, अब मैनोमीटर में क्या हो रहा है कि मैनोमीटर में मैं उसके इनपुट लिम्ब में कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूं, ठीक है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैनोमीटर है, सिंपल सा यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, एक सिंपल सा यूट्यूब मैनोमीटर है, ये लीजिए, इसको भी मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मैनोमीटर है ये दोनों ओपन एट द टॉप है, मान लीजिए कि दोनों ओपन एट द टॉप है। अब यहां पर शुरू में क्या होगा, शुरू में यहां पर कुछ रेफरेंस लाइन होगा, मान लीजिए कि ये मेरा एक रेफरेंस लाइन है, मान लीजिए कोई भी एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए। ठीक है, यहां पर एक रेफरेंस लाइन है। अब हो सकता था कि यहां पर कुछ फ्लूइड था, यहां पर कुछ फ्लूइड था। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रेशर इनपुट शुरू में नहीं लग रहा है, इसको मैं पहले बना देता हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये इनिशियल कंडीशन है, ये इसका इनपुट लिम्ब है, ये इसका इनपुट लिम्ब है, और ये क्या है, इसका आउटपुट लिम्ब है, ये क्या है, इसका आउटपुट लिम्ब है। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अप्लाई नहीं किया है तो शुरू में क्या होगा, शुरू में किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहां पर जो हेड होगा, जो मरकरी हेड होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर यहां पर H है तो यहां पर भी कितना होगा, H होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इनपुट लिम्ब पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, मतलब यहां पर मैं कुछ डेल पी अप्लाई कर दे रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो यहां पर जो एक्सटर्नल जो आउटपुट लिम्ब है वहां पर क्या होगा, उसका हेड इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका जो हेड इंक्रीज हुआ, ये जो हेड इंक्रीज हुआ, मान लीजिए कि ये स्मॉल h है, तो यही जो h निकल के आ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर इनपुट एट द इनपुट लिम्ब, जो h मुझे मिल रहा है आउटपुट लिम्ब पर, यही मेरा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर कहलाता है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर कहलाता है।
ठीक है। अब जो एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, तो एग्जाम में आप लोगों से यह पूछता है कि जब हम मैनोमीटर के सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, जब उसके सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर दो टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पहला टॉपिक आपका क्या होता है, पहला टॉपिक आपका होता है इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ, इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। मतलब अगर मैं यहां पर मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहता हूं तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है यहां पर कि आप उसके इनपुट लिंब को कुछ थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दीजिए। तो इसका क्या होता है, इसमें आप ये करेंगे कि इंक्लाइन दी इनपुट लिंब बाय एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहां पर एक मैनोमीटर बना रहा हूं, यहां पर मैंने मैनोमीटर बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं चलेगा अपना। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक मैनोमीटर है। ठीक है, और ये मैनोमीटर जो है इसको मैंने, इसके जो इनपुट लिंब है, ये मेरा क्या है, इनपुट लिंब है, ये मेरा है इनपुट लिंब। ठीक है, और यहां पर क्या है मेरा, ये मेरा आउटपुट लिंब, ये मेरा क्या है, आउटपुट लिंब। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्रेशर इनपुट के लिए जो मुझे आउटपुट मिले वो ज्यादा मिले। ठीक है, तो वो कहलाता है उसका सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। अब यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि यहां पर शुरू में यहां पर कोई भी एक फ्लूइड था, तो प्रेशर तो जब वहां अप्लाइड नहीं था तो क्या होता, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो फ्लूइड क्या था, दोनों सेम हेड पर था। क्यों सेम हेड पर था, क्योंकि दोनों तरफ से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था और पास्कल लॉ भी क्या हो रहा था, वहां पर फॉलो हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ इनपुट प्रेशर अप्लाई कर दूं, डेल पी यहां पर मैं अप्लाई कर दूं, और यहां पर मैं अगर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ उसका जो हेड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये हेड आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये जो हेड मेरा डिक्रीज हो रहा है वो कहां पे इंक्रीज होगा, वो इसके आउटपुट में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपका आ रहा है, कुछ इस टाइप से, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ये क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है आपका। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये जितना यहां पर x घटा, इतना ही यहां पर क्या हो गया, h इंक्रीज हो गया। समझिएगा कि जितना प्रेशर इनपुट की वजह से ये x नीचे गया, उतना ही ये h कितना हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई समझ रहे हैं ना आप लोग, जितना ही ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये हाइट है h, ये एंगल है थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू x बाय h। ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं इस h को मेंटेन करना चाहूंगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय साइन थीटा हो जाएगी। मतलब अगर मैंने इनपुट लिंब को, ठीक है, अगर मैंने इनपुट लिंब को थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया तो वहां पर जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, सेंसिटिविटी 1/sin थीटा के फैक्टर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर साइन थीटा से डिवाइड करके इंक्रीज कैसे हो गया। भाई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब साइन थीटा का जो रेंज होता है ना, इसका जो रेंज होता है वो 0 to 1 होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर वो भी बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, तो साइन थीटा का कर्व कैसे नाचता है, इस टाइप से होता है, इसलिए तो इसको साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये आपका क्या होता है, पाई, ये 3π/2 होता है। ठीक है, 3π/2 होता है, ये क्या होता है, ये 2π होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 5π/2 होता है, 5π/2। तो इस टाइप से क्या होता है, इसकी वैल्यू घटती है। अच्छा, ये जो थीटा, ये क्या, ये जो एंगल है ये इसका डोमेन है, और ये क्या है, इसका रेंज है, ये +1, सॉरी ये 0 to 1 नहीं होता है, -1 to +1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, -1 to, क्या हो गया, ये क्या होता है, -1 to
-1 to +1 होता है, मतलब इसका जो रेंज होता है ये -1 to +1 होता है। तो अगर यहां पर ये जो एंगल है, यहां पर ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है मतलब क्या है, यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो अगर यहां पर 0 से ज्यादा और 1 से कम है तो जो मुझे सेंसिटिविटी, जो मुझे आउटपुट लिंब पर जो हाइट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, इनपुट के रिस्पेक्ट पर ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना चाहता हूं, डिक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, डिक्रीजिंग दी सेंसिटिविटी की मैं बात करना चाहता हूं, डिक्रीजिंग दी सेंसिटिविटी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मेरा आउटपुट लिंब होता है, आउटपुट लिंब, ठीक है, आउटपुट लिंब क्या होता है, वो मेरा इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर किस टाइप से होगा, यहां पर कुछ ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से होता है, ठीक है, ये और इस टाइप से, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, यहां पर मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया तो ये फ्लूइड आ गया मेरा, ये नीचे फ्लूइड आ गया, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो एंगल होता है, ये एंगल यहां पर थीटा होता है, ठीक है। और ये जो हाइट जो होती है यहां पर, क्योंकि एक्सटर्नल लिंब को मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल लिंब को मैंने इंक्लाइन किया, तो यहां पर जो आउटपुट मिलता है मुझे, यहां पर कुछ हाइट h इनपुट के लिए जो आउटपुट मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, h sin थीटा मिलता है। मतलब h डैश करूं तो h डैश इज इक्वल टू क्या होता है, h sin थीटा के बराबर होता है। और ये जो sin थीटा ये भी क्या होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ये थीटा है तो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल की वजह से क्या हो रहा है, जो ओवरऑल h मिल रहा है, h डैश जो हमें चाहिए जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ओरिजिनल h से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा पूरे मैनोमीटर का। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मैनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया गॉज प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़ाए, मैंने एक दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराए जिससे आप लोगों को प्रेशर मेजरमेंट करने का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैनोमेट्री का जो प्रिंसिपल है जरूरी नहीं है कि वो मैनोमीटर में यूज हो। जो प्रीवियस हमने किया था, ठीक है, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रेशर को डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए, मैंने वाटर को रख के और एयर और प्रेशर गॉज को रख के वो 5-6 पॉइंट्स पर मैंने क्या किए थे, प्रेशर को मेजर किया था। ओके, तो ये रहा आज का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे वो प्लेन लेमिना और कर्व लेमिना के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के लेक्चर का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे ये सब यूट्यूब पे जाए ना तो आपको सबसे पहले ये सब पता चल जाए, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।